हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे, एक नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ पार्ट किया था। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था और उसके 6 लेक्चर किए थे हमने। 6 लेक्चर में काफ़ी टॉपिक हमने कवर किए थे। शेल मॉडल, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, उसकी एप्लीकेशन वगैरह, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, ये टॉपिक हमने कवर किए थे। हम एटॉमिक के साथ साथ न्यूक्लियर भी चलाते रहेंगे। एटॉमिक के साथ साथ लेक्चर है वो न्यूक्लियर के भी तुम्हारे आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करें बेसिकली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, जो CSIR नेट 2020 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। और मैं कितने मार्क्स का आता है, क्या स्ट्रेटजी पैटर्न है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। CSIR नेट JRF 2020 स्ट्रेटजी पैटर्न, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था भाई, जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है वो 20 मार्क्स की आती है, अराउंड 20 से 25 मार्क्स की आती है और बहुत ईजी है। ठीक है, और बहुत ही कम टॉपिक है, बहुत ही कम टाइम लगता है। इसके जो टॉपिक है तुम्हारे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, वो बोर मॉडल फर्स्ट टॉपिक, फिर है तुम्हारा सेकंड है स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन। इसमें आ जाता है स्टैन गेरलाक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास इसमें फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, लैम्प शिफ्ट, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इसमें फिर आ जाता है हमारे पास LS एंड JJ कपलिंग, फिर आ जाता है हमारे पास जीमान इफेक्ट। ये एटॉमिक फिजिक्स के टॉपिक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, जब मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे। देखो, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर दोनों एक ही है, कंबाइंड है, लेकिन मॉलिक्यूलर अलग से हम स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर के लेक्चर आ जाते हैं, उसमें भी 3, 4 या 5 टॉपिक है मॉलिक्यूलर में। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक, रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फिर उसमें कुछ NMR EPR का भी पार्ट आ जाता है। ये एटॉमिक के हमारे टॉपिक है। बोर मॉडल, सबसे पहला टॉपिक बोर मॉडल है। ये तुम 12th से पढ़ते आ रहे हो और काफ़ी बार पढ़ा। इसके क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ी सी ट्रिक होती है बस। मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन पे को देखेंगे हम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लैम्प शिफ्ट, LS एंड JJ कपलिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जीमान इफेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम बोर मॉडल। एक लेक्चर का काम है, एक लेक्चर में बोर मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो बोर मॉडल है, ये नेट के साथ साथ IIT जैम वालों के लिए भी, IIT जैम फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर मॉडल के क्वेश्चन गेट में भी काफ़ी बनते हैं। ठीक है, गेट में भी बोर मॉडल के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम लिए हुए हम डिस्कस करते हैं बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल क्या है। देखो, एटम को समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल दिया था। ठीक है, जिसे बोर मॉडल कहते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ काफ़ी मैच किया था, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया था, इस थ्योरी को। इससे पहले रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके बाद बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। इसने जो बोर ने पोस्टुलेट दिए थे, बोर मॉडल 4 पोस्टुलेट थे यहाँ पे। मेन 2 ही है लेकिन 4 पोस्टुलेट थे। 4 पोस्टुलेट क्या थे? जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करेगा। ये तुमने 12th में पढ़ा होगा, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसके फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ। क्लासिकल लॉ के अकॉर्डिंग, क्लासिकल लॉ क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है कोलम्ब फोर्स। कोलम्ब फोर्स, इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सेकंड है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। यहाँ पे n है 1 2 3, मतलब क्वांटाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले क्वांटाइजेशन की जो बात है वो बोर ने की थी। इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। मतलब सभी पॉसिबल ऑर्बिट नहीं हो सकती, कुछ ही ऑर्बिट होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और वो कौन सी ऑर्बिट है? जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं NH कट, H कट है H/2π।
तो क्वांटाइजेशन की सबसे पहले बात बोर ने की थी, ठीक है। तो बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और सेकंड पोस्टुलेट है उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π का, ठीक है। और थर्ड है एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते हुए इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी रेडिएशन, ठीक है। इन फिक्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दो इट इज एक्सीलरेटिंग करते हुए भी it will not emit any kind of radiation if it is moving in a fixed orbit। यदि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसके बावजूद भी इट डज नॉट एमिट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दो इट इज़ एक्सीलरेटिंग, ये एक्सीलरेट कर रहा है। वाई इट इज़ एक्सीलरेटिंग? बिकॉज द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन सर्कुलर पाथ, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज इट इज़ एक्सीलरेटिंग, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं इसको ये एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट कर रहा है मतलब इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है। इस तो भी ये कोई किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहा है इन फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में एंटर करता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ये एंटर करेगा तो एक फोटोन का एमिशन करेगा, फोटोन। और इस जो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी इन दोनों जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ये इनिशियल ऑर्बिट थी, ये फाइनल ऑर्बिट थी, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है EI माइनस EF, EI इसकी एनर्जी है, EF इसकी एनर्जी है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा इसको लिख देंगे h म्यू, और म्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तो इट विल एमिट ए फोटोन ऑफ सम फ्रीक्वेंसी म्यू, और जो फोटोन होगी उसकी एनर्जी इन दोनों लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। ये भी कह सकते हैं हम, जब इस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलो करवाएंगे तो इट विल अब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन, ठीक है, कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेगा और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा जो दोनों एनर्जी गैप के बराबर, एनर्जी लेवल के गैप के बराबर होगी। तो ये 4 पोस्टुलेट है हमारे पास बोर मॉडल के, ठीक है। फर्स्ट है सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करेगा, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, NH/2π होगा था। यदि वो फिक्स ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ठीक है, दो इट इज़ एक्सीलरेटिंग, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है फिर भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। एंड द फोर्थ पोस्टुलेट, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो इट विल एमिट ए रेडिएशन, ठीक है, इट विल एमिट ए फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल, और इट विल अब्जॉर्ब सम रेडिएशन, ठीक है। यदि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो इट विल अब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पोस्टुलेट। अब देखते हैं हम, देखो जो बोर मॉडल है इसने एक्सप्लेन किया था ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, ठीक है। ऐसा एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, हाइड्रोजन एटम सिंगल पार्टिकल के लिए। हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो बोर मॉडल थ्योरी है वो हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन अंदर हो सकते हैं, जो जेड नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे हीलियम पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लिथियम डबली आयनाइज्ड हो सकता है, हीलियम सिंगल आयनाइज्ड हो सकता है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन इनमें प्रोटॉन की संख्या इसमें 2 है, इसमें जेड 2 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए हम कह रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। इनके लिए भी बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। तो बोर मॉडल एप्लीकेबल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही होगा, जिसके ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ही बोर मॉडल है वो वैलिड है। अब देखते हैं जो बोर मॉडल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेवल से जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो बोर ने सबसे पहले कंसीडर किया जो प्रोटॉन है उसका मास, जो प्रोटॉन मतलब
हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन की बात करेंगे, यदि हम जो न्यूक्लियस है, हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो इन्फिनिटिव है। ये हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, उसका मास इन्फिनिटिव और वो फिक्स है। जो न्यूक्लियस सेंटर में है वो फिक्स है, उसका मास इन्फिनिटिव एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन मास। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास m है, और जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस है वो फिक्स है अंदर और उसका मास इन्फिनिटिव है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये मान लिया हमने, ठीक है, फिक्स है वो। तो देखो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, mv² इक्वल टू r इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कॉलम फोर्स लग रहा है। कॉलम फोर्स, जो न्यूक्लियस है मान लो इसमें z प्रोटॉन है तो ये इस पर चार्ज है टोटल z ही। मान लो जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है z। हाइड्रोजन लाइक एटम है ये, हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Ze है। यदि हाइड्रोजन होता तो Z इक्वल टू 1 होता, और एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है कॉलम फोर्स Ze इंटू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, mv² Ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mvr। एंगुलर मोमेंटम है मोमेंटम इनटू r क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, ठीक है, r क्रॉस mv, और ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, साइन 90 होगा तो ये होगा mvr। r और वेलोसिटी, ये r है और ये वेलोसिटी है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एंगुलर मोमेंटम mvr। तो एंगुलर मोमेंटम बोर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल NH/2 तो यहाँ से हमारे पास v आएगा NH/2 mr। v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और r की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है, दो कोफिशिएंट है v और r, तो दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करो। v की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आएगा m इंटू n² h² 4 पाई² m² r² इक्वल टू Ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r आएगा हमारे पास यहाँ पे m इंटू n² h² अपॉन पाई Ze² m इंटू n² h² Ze², यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो एक m आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ m नहीं आएगा, नीचे एक m आएगा और ये आएगा हमारे पास, हाँ ठीक है, Ze² m और एक पाई। तो ये हमारे पास r का फॉर्मूला होगा। तो जो रेडियस होगी वो होगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन m पाई Ze²। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट h² पाई m Ze² इंटू n²। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होगा। ठीक है, nth रेडियस कह सकते हैं हम, nth ऑर्बिट माने इसको हम, तो ये nth रेडियस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट h² पाई m Ze² n²। ठीक है, तो अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कैलकुलेट करके देखो। खुद कर सकते हो कैलकुलेट वेलोसिटी, r की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा Ze² 2 एप्सिलॉन नॉट h 1/n। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा। इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो r की वैल्यू को डायरेक्ट, या इस फॉर्मूले में r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक, r की ये जो वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास आएगा Ze² 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/n, और n है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, और Rn ये आ गया Vn, और Rn है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट h² पाई m Ze² इंटू n²। ये रेडियस आ रही है हमारे पास। ठीक है, दोनों n का फंक्शन है, जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है 1/n के। ठीक, और जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है n² के।
ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। IIT जैम में तो क्वेश्चन बनता है, गेट में भी बहुत ज़्यादा चांस है, नेट में कम चांस हो जाते हैं थोड़े यहाँ से क्वेश्चन बनने के, लेकिन IIT जैम और गेट में बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेलोसिटी का रेशियो पूछ लेता है या रेडियस का रेशियो पूछ लेता है, कुछ भी किस हिसाब से भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टर्म है ये हमारे पास, यदि जेड को हम 1 लें, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 होगा, तो जो Vn होगा हमारे पास वो होगा E² 2 एप्सिलॉन नॉट H 1/n, और Rn होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट H² पाई m E² इंटू n²। तो ये जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, इसको मान लेते हैं V0 1/n, और V0 होगा, ये होगा हमारे पास 1/137 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। V0 होगा हमारे पास 1/137 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो n=1 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, n= यदि 1 लें तो उसकी वेलोसिटी होगी V0 है 1/137 इंटू c की वैल्यू है 3 × 10⁸। इसको याद रखना, मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखना। ठीक है, E² 2 एप्सिलॉन नॉट H की वैल्यू है 1/137। ठीक है, ये है हमारे पास R0 n², और R0 हमारे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, यदि n=1 लें तो R1 आएगा हमारे पास R0, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट H² पाई m E²। यहाँ इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू रखोगे, H की वैल्यू रखोगे, m इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, तो ये आएगा हमारे पास 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आर्मस्ट्रॉन्ग होगा हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी और ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बढ़ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट पे जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी और जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, Rn का और Vn का, निकाल भी सकते हो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन डिपेंडेंस याद रख लेना। ठीक है, V0 वेलोसिटी है Vn = V0/n, रेडियस है R0 n²। R0 है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग और V0 है 1/137। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की और स्पेक्ट्रा की। जो हाइड्रोजन एटम है उसका स्पेक्ट्रा कैसे, स्पेक्ट्रा का यहाँ मतलब है वो कौन कौन सी रेडिएशन एमिट कर सकता है। ठीक है, स्पेक्ट्रा मतलब जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ वगैरह क्या है। ठीक है, वो स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन एटम है, जो इसकी हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी से स्पेक्ट्रा निकलेगा। ठीक है, एनर्जी देखो, दो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ½ mv², ½ mv² क्या है हमारे पास, v² है ये Vn²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये आ जाएगा हमारे पास Z² e⁴ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² इंटू 1/n²। ठीक है, 1/n²। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास mZ² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² n²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। Q1 है न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ZE × E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, और Rn है हमारे पास ये वैल्यू, Rn आएगा एप्सिलॉन नॉट H² पाई mZ E² इंटू n²। अब यहाँ से देखो R ये क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, Z² e⁴ m ये आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² n²। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों का सम देखो क्या आएगा, इन दोनों का जो सम है
सॉरी ये नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम En से लिख देते हैं, टोटल एनर्जी को En, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी, इन दोनों का जब सम करेंगे ये आएगा हमारे पास mz² e⁴ 8ε0² h² n²। ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी 1/8 माइनस 1/4, तो -1/8 ये आएगा 1/8 - 1/4 -1/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -mz² e⁴ 8ε0² h² × 1/n²। ये हमारे पास एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। और ये जो केस है ये है जब हमने न्यूक्लियस को इन्फिनिटिव मास माना है, न्यूक्लियस का जो मास है वो इन्फिनिटिव माना है हमने एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब ये एनर्जी है हमारे पास En = -mz² e⁴ 8ε0² h² 1/n²। और इसकी जो वैल्यू होगी यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम En फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z की वैल्यू 1 होगी, M की वैल्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है, M यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, तो ये आएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ये आएगा -13.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल/n²। तो ये हमारे पास nth ऑर्बिट की एनर्जी होगी इन हाइड्रोजन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में, उसकी ये एनर्जी होगी। यदि हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें हम, हाइड्रोजन लाइक एटम की जिसमें Z की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी हो, Z की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा, Z की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी हो तब ये आएगा हमारे पास, तब एनर्जी होगी हमारे पास, इसको ये लिख सकते हैं हम En फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, ये आएगा हमारे पास -13.6 n² × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन लाइक एटम कैसा एटम, जिसमें जो न्यूक्लियस है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। इन्फिनेटिव मास के केस में हम बात कर रहे हैं, यदि हम इन्फिनेटिव मास ना लें यहाँ पे तो ये टर्म चेंज हो जाएगी, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ जाएगा। फिर यदि हम फाइनाइट मास लें न्यूक्लियस का तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ जाएगा, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो उस पर आते हैं हम अभी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जब जो मास है न्यूक्लियस का वो इन्फिनेटिव है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्फिनेटिव मास के केस में ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम में एक Z² एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। He+ के लिए बात करें, हीलियम आयनाइज्ड एटम, सिंगली आयनाइज्ड एटम, तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6 n² × 4, क्योंकि Z की वैल्यू होगी 2। लिथियम प्लस के लिए बात करें तो ये आएगा हमारे पास -13.6 n² × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इन्फिनेटिव मास, न्यूक्लियस का इन्फिनेटिव मास, तो ये हाइड्रोजन एटम की, ये हीलियम एटम की, हीलियम पॉजिटिव की, ये लिथियम 2 पॉजिटिव की, ये एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम की होगी, हाइड्रोजन एटम की ये होगी, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो हमें जब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन लाइक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो हमें फोटोन मिलेगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो किस टाइप का स्पेक्ट्रा होगा, हमें वेवलेंथ क्या मिलेगी, हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, हमें एनर्जी क्या मिलेगी, जब उसका मास इन्फिनेटिव है, ठीक है। यदि न्यूक्लियस का मास हमने माना है इन्फिनेटिव, लेकिन एक्चुअल में इन्फिनेटिव होता नहीं है, तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, ठीक है। यदि हम इन्फिनेटिव ना कंसिडर करें तो क्या केस होगा वो भी हम डिस्कस करें। तो एनर्जी का फॉर्मूला आया हमारे पास En = -mz² e⁴
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n²। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। स्पेक्ट्रा क्या हुआ, इसको हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं -13.6/n² हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम की हम बात करें Z=1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 आएगा हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आएगा हमारे पास माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, -13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3.39, और E3 आएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आएगी। माइनस का मतलब है बाउंडेड सिस्टम है। यदि हम इलेक्ट्रॉन, यदि ग्राउंड, ये ग्राउंड स्टेट होगी हमारी, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को दिए हमें एटम से बाहर निकालना, हाइड्रोजन एटम से, तो हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ताकि इलेक्ट्रॉन है बाहर आ जाए। तो ये ग्राउंड स्टेट होगी हमारे पास E1, ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी E2, फिर थर्ड E3। ये देखो जो गैप है इनके बीच का वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हायर ऑर्डर पे जाएंगे। क्यों, ये यहाँ से देखो ये जो गैप है ये कम हो रहा है, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा था, यहाँ गैप कम हो गया, आगे जाएंगे तो और गैप कम हो जाएगा। E4, E5, E6, तो ऊपर जाएंगे इन्फिनिटी पे जाएंगे तो लेवल्स है वो कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है। E∞, n की वैल्यू इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटिव लेवल पे सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटिव है तो एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जो लेवल है वो कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो उससे पहले जो लेवल्स हैं उनके बीच में गैप कम होता जाएगा, ठीक है। ये लेवल्स होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन है एक लेवल से दूसरे लेवल में एंटर करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो हमें फोटोन मिलते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग एनर्जी के फोटोन मिलेंगे। और जो फोटोन मिलेंगे उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। यदि हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा। वो स्पेक्ट्रा कैसे होगा, उसकी वेवलेंथ कैसे होगी, ठीक है। देयर आर बेसिकली 5, हाँ, जो अभी तक जो स्पेक्ट्रा है जो तुम्हें पढ़ने, वो 5 स्पेक्ट्रा है। उनको हम सीरीज़ भी कह देते हैं, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशियन, ब्रैकेट, फूंड, वो स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से लोअर लेवल में एमिट होगा, यदि वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है हायर लेवल से तो वो लाइमन सीरीज़ होगी, यदि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है हायर लेवल से तो वो बामर सीरीज़ होगी, फिर पाशियन, फिर ब्रैकेट, फिर फूंड, ठीक है। ये स्पेक्ट्रा होगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होगी लाइमन सीरीज़ की, ठीक है, देखो जो लाइमन सीरीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, बामर की प्रोबेबिलिटी कम होगी, पाशियन की और भी कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हायर लेवल से लो ग्राउंड लेवल में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। ऐसा नहीं है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा रुकेगा, सेकंड में ज़्यादा रुकेगा, थर्ड में ज़्यादा रुकेगा, वो ग्राउंड में मैक्सिमम रुकेगा। तो लाइमन सीरीज़ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, बामर की कम होती है, ठीक है। बामर से ज़्यादा, बामर से भी कम होती है पाशियन, ब्रैकेट, फूंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पेक्ट्रा की, ठीक है। स्पेक्ट्रा कैसे, लाइमन सीरीज़ जो सीरीज़ बनती है हाइड्रोजन एटम में, देखो इसको जो एनर्जी है इसको थोड़ा सा और एक टर्म लिखते हैं हम, टर्म वैल्यू में भी लिखते हैं इसको। जो एनर्जी है हमारे पास En -mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू 1/n²। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं En/hc, इसको hc से डिवाइड कर देंगे तो -mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³c, ठीक है, इंटू 1/n², ठीक है। और En/hc को लिखते हैं हम T से, Tn से। Tn है यहाँ पे टर्म वैल्यू, टर्म वैल्यू, ये भी एक क्वांटिटी होती है हाइड्रोजन एटम में। En/hc टर्म वैल्यू, एक्चुअल में ये इसकी जो यूनिट होती है वो एक्चुअल में वेवलेंथ होती है 1/λ। 1/λ इसकी यूनिट, इसकी मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है टर्म वैल्यू की। एनर्जी को hc से डिवाइड कर दो तो ये टर्म वैल्यू, क्योंकि hc की जो लिमिट होती है, hc होता है हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर,
Hc की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर, और एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स। तो जो Tn की यूनिट होती है मीटर इनवर्स। तो फॉर Z इक्वल टू 1 और इन्फिनिटिव हैवी न्यूक्लियाई के लिए, इन्फिनिटिव हैवी न्यूक्लियाई के लिए जो ये टर्म होगी हमारे पास, Z तो 1 हो गया, बाकी ये जो टर्म होगी -m(e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c, ये होगा हमारे पास R इन्फिनिटिव, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे कहते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, R इन्फिनिटिव से लिखते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव हैवी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। जब हम फाइनाइट न्यूक्लियाई लें तो उसके लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट होगा वो R इन्फिनिटिव से थोड़ा सा कम होगा, बहुत ही कम, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, मतलब 0.000 ये डिफरेंस होगा इनमें। ठीक है, तो ये हमारे पास Tn होगा। ठीक है, टर्म वैल्यू नीचे आ जाएगा 1/n², ये R इन्फिनिटिव, इसको लिख देंगे R इन्फिनिटिव इंटू 1/n²। तो एनर्जी को रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में कैसे लिखेंगे, एनर्जी को लिखेंगे हम -R इन्फिनिटिव इंटू Hc/n²। तो ये एनर्जी होगी रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में। रिडबर्ग कांस्टेंट होगा -m(e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c, और जो R इन्फिनिटिव की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये R इन्फिनिटिव की वैल्यू होगी 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एनर्जी होगी रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में, टर्म वैल्यू की टर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो स्पेक्ट्रा निकालते हैं, जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, लेवल्स, ये लेवल्स है इलेक्ट्रॉन के, इसको मान लेते हैं हम इनिशियल लेवल, इसको मान लेते हैं फाइनल लेवल। इनिशियल लेवल से इलेक्ट्रॉन फाइनल लेवल में आ रहा है तो एक फोटोन एमिट करेगा, उसकी एनर्जी मान लो EI माइनस EF होगी, उस फोटोन की एनर्जी होगी EI माइनस EF। तो EI क्या होगा हमारे पास, EI होगा -R इन्फिनिटिव Hc/ni², यहाँ से Hc/ni², और EF होगा हमारे पास -R इन्फिनिटिव Hc/nf²। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा EI माइनस EF, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा R इन्फिनिटिव Hc1/nf² माइनस 1/ni²। nf है यहाँ पे लोअर लेवल और ni है यहाँ पे हायर लेवल। ठीक है, तो इसको, ये हमारे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी होगी। अब देखो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है hν, ये हमारे पास EI माइनस EF। तो यहाँ से hc/λ लिख सकते हैं, इसको hν को लिख दिया c/λ, EI माइनस EF। तो यहाँ से 1/λ क्या आएगा, EI माइनस EF/hc। ठीक है, तो hc से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास R इन्फिनिटिव 1/nf² माइनस 1/ni²। तो ये हमारे पास 1/λ आएगा। ठीक है, इसको वेव नंबर भी कहते हैं, मतलब कितनी वेवलेंथ है पर यूनिट मीटर में, मतलब एक यूनिट मीटर, एक मीटर में कितने हमारे पास वेव्स है। ठीक है, पर यूनिट मीटर नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट मीटर। यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ से हम, ये स्पेक्ट्रा की इक्वेशन हमारे वेव नंबर की टर्म में बात करते हैं या फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करते हैं, इसको हम लिखते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी से भी लिखते हैं, 1/λ को इसको μ/c से भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी/c। ठीक है, 1/λ को देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको hc से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा μ/c, इसको μ/c से भी लिखते हैं हम इस टर्म को। ठीक है, तो μ/c लिख लो या 1/λ लिख लो, ये दोनों सेम है वेव नंबर। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रा की इक्वेशन होगी। अब यहाँ से लाइमन सीरीज कौन सी होगी, बामर कौन सी होगी, पास्टियन कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। ठीक है,
तो ये आर इन्फिनिटिव है, ये भी चेंज हो जाता है यदि हम फाइनाइट मास लें न्यूक्लियस का यदि हम फाइनाइट मास लें तो इस आर इन्फिनिटिव की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो आर इन्फिनिटिव हमारे पास वो क्या है, आर इन्फिनिटिव है माइनस एम ई एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, जेड की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है, जेड स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि जेड की वैल्यू 1 ली है, एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये हमारे पास आर इन्फिनिटिव है। अब यदि हम न्यूक्लियस का मास इन्फिनिटिव ना लें तो ये आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे जो मास है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो रिड्यूस्ड मास की टर्म में आ जाता है, माइनस म्यू ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, और जो रिड्यूस्ड मास होता है वो होता है हमारे पास एम न्यूक्लियस का मास या एम एच, एम न्यू इलेक्ट्रॉन का मास एम ई एम एच प्लस एम ई, ये रिड्यूस्ड मास होगा हमारे पास, ठीक है। रिड्यूस्ड मास को म्यू से लिखते हैं हम, तो जो म्यू होगा इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम ई अपॉन 1 प्लस एम ई अपॉन एम एच, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं हम। म्यू की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो ये आएगा एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 1 प्लस एम ई अपॉन एम एच, और ये आएगा हमारे पास आर इन्फिनिटिव अपॉन, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, आर इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस एम ई अपॉन एम एच, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। यदि हम जो न्यूक्लियस उसका मास फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए, जो न्यूक्लियस है उसको हम फाइनाइट माने, ठीक है, उसका जो मास है वो फाइनाइट माने, इन्फिनिटिव ना माने, वो फिक्स ना हो, वो भी रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब पहले हमने माना था जो न्यूक्लियस है वो फिक्स है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अब हम मान रहे हैं दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीट डेरिवेशन नहीं चाहिए हमें, फिर ये जो m है इसको रिड्यूस्ड मास बना दो बस, कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट डेरिवेशन है तुम्हारा, वो करने की जरूरत नहीं है, इस m को रिड्यूस्ड मास लिख देंगे और रिड्यूस्ड मास है हमारे पास ये, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट होगा आर इन्फिनिटिव 1 प्लस एम ई बाई एम एच, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक तो रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे पास डायरेक्ट, एक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है डायरेक्ट रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में, मतलब को इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला ये जो हमने निकाला था। अब एनर्जी को m की जगह म्यू लिख दो, एनर्जी को m की जगह म्यू लिख दो, माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और जो एनर्जी म्यू की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये जो टर्म है ये 1 से कम होगी, ठीक है, मतलब प्लस में हो रही है और ये नेगेटिव होगी नहीं, तो 1 प्लस हो रहा है तो एम ई से म्यू की वैल्यू एम ई से थोड़ी सी कम होगी, तो एनर्जी है वो भी जो इन्फिनिटिव के केस में हमने एनर्जी निकाली थी उससे थोड़ी सी कम होगी, जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है। तो ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे आर इन्फिनिटिव थोड़ा सा कम हो रहा है रेडबर्ग कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो 1 बाय वेवलेंथ है, वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 1 बाय लैम्डा है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी यदि हम फाइनाइट केस माने, यदि हम एक्चुअल केस माने, यदि हम इन्फिनिटिव का केस माने, न्यूक्लियस का मास इन्फिनिटिव माने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वो एनर्जी वाला फॉर्मूला है। यदि हम इन्फिनिट फाइनाइट केस माने जिसमें न्यूक्लियस फिक्स नहीं है, वो भी रिवॉल्व कर सकता है सेंटर ऑफ मास के अराउंड, तो हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसके मास पे, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट नया आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए वो आएगा 1.096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, और पहले था हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, 0.001 का फ़र्क आएगा, ठीक है, 0.001 इंटू 10⁻7 ये वाला फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जो स्पेक्ट्रा है उसकी बात करते हैं। 1 बाई लैम्डा हमारे पास आर इन्फिनिटी 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर,
देखो ये हमारे पास फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, इसमें एनर्जी गैप कम होता जाएगा, हमने बनाया नहीं है। 1 2 3 4 NF है यहाँ पे जो हमारा लोअर लेवल है, मतलब NF यदि NF को हम 1 लें और NI को हम लें 2 3 4, मतलब 2 से 1 में आ रहा है स्पेक्ट्रा, 3 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, 4 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, तो ये सीरीज होगी लाइमन सीरीज। लाइमन को हम L से भी लिख देते हैं डायरेक्ट, या लाइमन सीरीज लिख लो इसको, या L से लिख लेते हैं लाइमन सीरीज को, मतलब NF की वैल्यू 1 हो, NI की वैल्यू 2 3 हो, तो 1/λ होगा हमारे पास R इन्फिनेटिव 1 - 1/NI स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें जो वेवलेंथ है उसकी दो लिमिट होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। अब जब N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हायर लेवल से सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा है, तो यहाँ देखो एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी का गैप कम है, और एक आ रहा है इन्फिनेटिव से 1 में, N इन्फिनेटिव से एक 1 में आ रहा है, तो यहाँ एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी लेवल बहुत कम है। जहाँ एनर्जी कम है वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जब Ni की वैल्यू 2 होगी। Ni जब 2 होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ का केस होगा, और Ni की वैल्यू जब इन्फिनेटिव होगी तो मिनिमम वेवलेंथ का केस होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी बहुत कम है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो 1/λ मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम केस होगा जब N2 है, R इन्फिनेटिव 1 - 1/4, तो ये आएगा R इन्फिनेटिव 4 - 1/4 3/4, तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा हमारे पास 4/3 R इन्फिनेटिव। ठीक है, और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम में Ni इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा R इन्फिनेटिव। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम आएगा 1/R इन्फिनेटिव लाइमन सीरीज के लिए। ठीक है, R इन्फिनेटिव की वैल्यू तुम्हें पता है, इस टर्म में भी तुमसे पूछ ले। बामर सीरीज होगी जब हमारे पास NF की वैल्यू 2 है और Ni की वैल्यू 3 4 5 6 7, तो बामर सीरीज के लिए 1/λ आएगा हमारे पास R इन्फिनेटिव 1/4 - 1/Ni स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी हमारे पास, मैक्सिमम वेवलेंथ का केस होगा R इन्फिनेटिव 1/4 माइनस एनर्जी मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जब एनर्जी मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम का मतलब Ni की वैल्यू 3 हो, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी यही होगी, 3 से 2 में जाएगा वो, और इन्फिनेटिव से 2 में आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम, तो ये आएगा 1/9, ये होगी मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, ये आ जाएगा R इन्फिनेटिव 36 9 - 4 5। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा 36/5 R इन्फिनेटिव, और लैम्डा मिनिमम आएगा 1/λ मिनिमम। ठीक है, 1/λ R इन्फिनेटिव 1/4 - 1/इन्फिनेटिव, तो ये आएगा लैम्डा मिनिमम आएगा 4/R इन्फिनेटिव। ये मिनिमम वेवलेंथ होगी बामर सीरीज के लिए, ये हमारे पास मैक्सिमम। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये आएगा हमारा विजिबल रीजन में, बामर सीरीज होगी वो विजिबल रीजन में होगी, लाइमन होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी बामर सीरीज की लाइमन सीरीज से। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। ये जो गैप है और ये गैप है, ये गैप बहुत कम होगा, ये गैप बहुत ज़्यादा होगा। ये गैप कम है तो मतलब वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होगी, तो बामर सीरीज की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, पाश्चन की ओर ज़्यादा होगी, ब्रैकेट की ओर ज़्यादा होगी, फुंड की ओर ज़्यादा होगी। वेवलेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाते जाएंगे। लाइमन, बामा, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 सीरीज़ है हमारे पास। उससे और भी सीरीज़ हो सकती है, हायर लेवल से आए इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हायर लेवल से आए। ठीक है, तो ये, लेकिन उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। लाइमन की प्रोबेबिलिटी, बामर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा आके, इनमें प्रोबेबिलिटी कम हो गया। n=3 में रुकने की प्रोबेबिलिटी कम हो गया, n=4 में रुकने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन जो इंटरस्टेलर स्टार्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ n=1 और n=3 लेवल में रुकने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं उनका स्पेक्ट्रा ज़्यादातर विजिबल रेंज में होता है, बामर सीरीज मिलती है। लेकिन यदि कोई हाइड्रोजन एटम ग्राउंड लेवल, कोई लो टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है, तो उसका जो स्पेक्ट्रा है बेसिकली वो अल्ट्रा वायलेट होगा। उसका टेम्परेचर बहुत कम है तो वो यूवी रेज एमिट करता है। ठीक है, यदि वो उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें, उसका जो स्पेक्ट्रा होगा फिर वो होगा हमारे पास
बामर सीरीज में विजिबल स्पेक्ट्रा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ग्राउंड स्टेट जो एटम है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आगे रुकेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इतना टेम्परेचर है कि वो फर्स्ट में स्टे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा हमारे पास विजिबल रेंज में आएगा। तो टेम्परेचर हाई होने पे जो स्पेक्ट्रा है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बाकी बामर के लिए हो गया हमारे पास, ब्रैकेट के लिए NF हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए NF हो जाएगा 3, पास्चन के लिए NF हो जाएगा 3, ब्रैकेट के लिए NF हो जाएगा 4, फुंड के लिए लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट एंड फुंड के लिए NF हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ Ni आएगा 4, ये कर लेना 4 5 6, करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता लग ही जाएगा, 5 6 7 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रा होगा। इतना ही है बोर मॉडल में, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत अलग बनेंगे, ठीक है। जितना हमने थ्योरी उससे थोड़ा हटके बनेगा, क्योंकि उसमें रिड्यूस्ड मास का आ जाएगा, उसमें जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसमें मास चेंज हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास चेंज हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो ये सब फाइंड करेंगे, तुम्हें पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। ये स्पेक्ट्रा में इतना ही हाइड्रोजन एटम।